क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 16 मार्च का करंट पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीपीएससी यूपीएससी के। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमें कॉल कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए, अभी क्या हुआ है, आप लोगों को याद होगा आईसिस जो है उसने अपना खलीफेट या फिर खलीफा जो है घोषित किया था सीरिया और इराक में, ठीक है, 2014 में। तो उसके कई सारे खलीफा होते हैं, खलीफेट होता है उसे खलीफा होते हैं, ठीक है। तो पहला खलीफा जो था भाई साहब वो थे अबू बकर अल बगदादी, जिनको कि 2019 अक्टूबर में मार दिया गया था। उसके बाद जो है बने थे अबू इब्राहिम अल हशमी अल कुरैशी, ये दूसरे खलीफा बने थे। इनको भी जो है एलिमिनेट कर दिया था यूएसए ने रेड करके अभी सीरिया में 3 फरवरी 2022 को। और उसके बाद फिर जो है ये डेथ जो है आईसिस ने जो है बोला कि हाँ हो गई है, तो उन्होंने अब तीसरा खलीफा यहाँ पे घोषित कर दिया, अबू अल हसन अल हशमी अल कुरैशी, ठीक। तो ये सारी चीज़ ये जो है अबू जो अल बगदादी थे उनके बड़े भाई हैं, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि एक मेंबर भी हैं शूरा या फिर उनकी परामर्श जो सभा होती है कंसल्टेटिव असेंबली, उसके मेंबर भी हैं, ठीक। ये जो अल हशमी अल कुरैशी जी हैं। तो ये है चीज़ें। और इसमें ट्रेजेक्ट्री अगर देखा जाए तो इसमें पहले जो 2 खलीफा थे और उनके हिसाब से अब जो तीसरे बनाए गए, तो इराक और जो है सीरिया इनका जो है एरिया है और अभी भी ये दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड देख लेते हैं, पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, अलकायदा की, आईसिस की। तो 2011 में क्या हुआ कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया थे अपने ट्रूप्स इराक से, ठीक है। 2011 दिसंबर में कर लिए थे कि उन्होंने कहा कि हमने अलकायदा इन इराक जो है, इराक में जो अलकायदा है जिसको अल बगदादी लीड करते थे उसको हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक। तो अब वहीं पर ये जो अलकायदा इन इराक की ही एक ब्रांच थी सीरिया में, अल नुसरा फ्रंट, ठीक। इसको जो है लीड करते थे अबू मोहम्मद अल जुलानी। इन्होंने कुछ अपने कैडर भेज के सीरिया में जो है टेरिटरी कुछ जो है अपने मतलब अपने नियंत्रण में ले ली। और उसके बाद जो है आपको पता है कि अप्रैल 2013 में अलकायदा इराक वाला जो था इसने अपना नाम बदल के रख लिया आईसिस। और 29 जून 2014 को इन्होंने अपना पहला जो है खलीफेट जो है घोषित किया था इराक और सीरिया में। जुलानी ने ये बोला था कि अल नुसरा फ्रंट जो है ये अलकायदा की ही एक ब्रांच रहेगा और इसका नाम बाद में इन्होंने हयात तहरीर अल शाम कर दिया था, ठीक। और अभी भी इसके पास कुछ जो है सीरिया का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है इनके हिस्से में है, मौसुल और कई सारी जगह आप लोग को पता होगी। असाद जो है सीरिया के अभी भी लीडर हैं, रशिया इनको सपोर्ट करता है, उधर से जो है यूएसए, दूसरे सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन है वहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं। खैर, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि अभी भी आईसिस जो है दुनिया में है और थ्रेड बना हुआ है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ इशू संबंधित। देखिए क्या है कि अभी 12 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन चालू हो गया 16 मार्च से, आज से। और ये कॉर्बेवैक्स जो कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद है उसने मैन्युफैक्चरिंग करी है, वो इसका टीका लगाया जाएगा। इसके पहले 14 साल के ऊपर वाले बच्चों को ऑलरेडी जो है कोविड-19 वैक्सीन दी जा रही है, ठीक। बताइए कौन सी दी जा रही है, कोविशील्ड दी जा रही है कि दूसरी वाली दी जा रही है, कोवैक्सीन, ठीक, 14 साल के ऊपर वालों का। और अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके लिए कंडीशन होती थी कि भाई साहब उनको अगर कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब जैसे कि कोई 2 डिजीज़ होना, जैसे डायबिटीज़ है किसी को, ठीक। तो उस उनको लोग को जो है एक बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज जो है एक एक्स्ट्रा दी जा रही थी। तो ये कंडीशन की कोमॉर्बिडिटी होना चाहिए, ये कंडीशन हटा दी गई। तो इसके बिना भी 60 ईयर्स के अबव जो है उनको कोविशील्ड का टीका एक प्रिकॉशन डोज और दी जाएगी। भारत में अभी तक देखा जाए तो 180.3 करोड़ डोजेस पहली और दूसरी मिला के, ठीक है ना, दोनों डोजेस नहीं, पहली और दूसरी मिलाकर यहाँ पे 180 करोड़ जनता को हमारी मतलब इतनी डोजेस लगा दी गई हैं। और 15 साल के ऊपर 80% जो है हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान,
आरबीआई ने कहा है ठीक है भाई, तुम लोग जो है लोन दे सकते हो, दे रहे हो, और लोन के ऊपर ब्याज क्या है होता है वो भी तुम सेट कर सकते हो। ठीक, आरबीआई ने बोला है, लेकिन उसमें कहा है कि उल्टी सीधी मतलब जो है ऊट पटांग या फिर उल जुलूल जो है इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर आरबीआई ने बोला है। अभी ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस वाले भी अपना लोन जो है दे सकते हैं, देते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट खुद ही सेट कर सकेंगे। ठीक, उल जुलूल नहीं होना चाहिए बस। और अब जो लोन की लिमिट है, एनुअल इनकम किसी हाउस होल्ड की 3 लाख तक की है, तो उसको ये लोन दिया जा सकता है। पहले ये लिमिट जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपीज़ थी एनुअली, और 2 लाख रुपए थी अर्बन बरोवर्स। अब जो है 3 लाख रुपए तक अगर किसी हाउस होल्ड की एनुअल इनकम है तो उसको कोलेट्रल फ्री लोन मिल सकता है। कोलेट्रल मतलब कि आपने लोन लिया तो कुछ आपको जो है जमा करना पड़ता था, कि मान लीजिए लोन वापस नहीं कर पाए तो वो वाला जो है बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन जो भी है माइक्रो फाइनेंस, वो रख लेता था। ठीक, संपार्श्विक इसको मुक्त ऋण बोलते हैं। लिमिट बढ़ा दी, इससे ज़्यादा लोग जो है अब लोन ले सकेंगे, ज़्यादा हाउस होल्ड को मिलेगा। और माइक्रो फाइनेंस जो है अब अपना इंटरेस्ट रेट सीलिंग और ये सब लगा सकते हैं, बताएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो है कॉन्फिडेंस आरबीआई ने दिखाया है, तभी तो दिया है इनको अब कि हाँ भाई ठीक है, इंटरेस्ट दो और इंटरेस्ट लोन दो और इंटरेस्ट अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन संबंधित है। मीना स्वामीनाथन, गजब की फैमिली है ये भाई साहब। ये थी मीना स्वामीनाथन, इनकी जो है डेथ हो गई है अभी नेचुरल कॉसेस की वजह से। 88 साल की थी ये। ठीक, अब देखो इनके हस्बैंड कौन है भाई साहब, MS स्वामीनाथन, जो कि एग्रीकल्चर और हरित क्रांति में भारत के जनक बोले जाते हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं, मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े। इसके अलावा इनकी जो बेटी है वो है सौम्या स्वामीनाथन। कोविड के टाइम पे आपने लगातार सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट है वो। गजब की फैमिली है, बहुत बढ़िया। ठीक, अभी इनकी जो है मृत्यु हो गई है। और ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में जो है इसकी चेयर भी थी जेंडर डेवलपमेंट में। इनका जो मेन काम मतलब जो इनको जाना जाता है वो ये है कि एक तो ये टीचर, एजुकेटर, राइटर तो थी, साथ ही साथ जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन थी उस पे इनका बड़ा ज़्यादा मतलब प्रभुत्व था, बहुत ज़्यादा इनका फोकस भी था, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम भी किया। 1970 में कैब आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन होता है, CABE। ठीक, ये बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये बताइए। इसके बारे में अबाउट उस पढ़ना जरूर, होमवर्क है आज का। तो इन्होंने जो है कैब ने इनको जो है बोला था कि आप कि एक कमेटी बनाई थी उस पर, और ये जो है कैब की चेयरमैन भी बनी थी। ठीक, स्टडी ग्रुप की, जिसमें प्री स्कूल के ऊपर डेवलपमेंट, उनके विकास, बच्चों जो हैं उनके विकास के लिए किया गया था। खैर, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट डाली 1972 में, अपनी सबमिट करी। और ये ही रिपोर्ट, ठीक है ना, मीना स्वामीनाथन जी के जो है कार्यों की वजह से जो आज आप लोगों ने सुना होगा आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होती हैं जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं, ये रिपोर्ट जो कमेटी की आई थी यही इसका जो है रूट कॉज बना था 1975 में, जब वाली स्कीम आई। ठीक, और जो है ये मेंबर भी रही, फाउंडर मेंबर सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ न्यू दिल्ली इन 1980, वाइस चेयरमैन भी बन के रही 1987 से 1983 तक। पति जी इनके हैं MS स्वामीनाथन, और बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, जो चीफ साइंटिस्ट हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है कि मुंबई में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पता है आती रहती हैं पानी वर्षा ये सब। तो मुंबई ने अपना एक क्लाइमेट एक्शन प्लान निकाला है। अच्छी बात है, एक सिटी जो जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो क्लाइमेट एक्शन प्लान निकाल रही है। 30 साल का रोड मैप रखा है इसमें। जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंजेस हैं उसको जो है रोकने की कोशिश इसमें किए जाएंगे। इंक्लूसिव और रोबस्ट मिटिगेशन एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज जो हैं, मजबूत शमन और अनुकूलन रणनीतियों को अपनाकर 30 साल का ही है। ठीक, 2050 तक इनका एम है कि नेट जीरो टारगेट हो जाए, मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन करें उतने कार्बन ये रोकें भी। ठीक, और 6 क्षेत्रों में काम करेंगे। रणनीतिक क्षेत्र हैं, ये है सतत अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी हरियाली और जैव विविधता, शहरी बाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन, बहुत जरूरी है। हर साल मानसून में यहाँ पे बहुत तगड़ा जो है पानी जाम हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ऊर्जा और भवन, वायु गुणवत्ता और टिकाऊ गतिशीलता, मतलब कि मोबिलिटी, जैसे कि जो मेट्रो इस टाइप की चीज़ें। ठीक, तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बृहन मुंबई का, उसने ये प्रिपेयर किया है क्लाइमेट एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर इंडिया में जो है। और C40 सिटीज़ नेटवर्क, C40 सिटीज़ नेटवर्क क्या है?
कमेंट करके बताइएगा। और इस प्लान में कई सारी चीज़ें जो है, बेसलाइन असेसमेंट, क्लाइमेट, एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इन्वेंट्री, ये सब कुछ जो है डाली जाएगी। ठीक, मुंबई ने क्लाइमेट एक्शन प्लान निकाला है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इशू संबंधित। मैंने अभी आप लोग को कल पढ़ाया भी था कि केरला ने बहुत अच्छा जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है मातृ मृत्यु अनुपात में किया है। भारत की क्या जो है वो आ गई है अब, क्या इसमें दिया इन्होंने सैंपल जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जो डेटा आया वो 2017-19 का, वो क्या है कि अब भारत में एमएमआर कितना हो गया, 103 हो गया है। और 16-18 कंपेरिजन में 10 पॉइंट गिरा है, 8.8% डिक्लाइन हुआ है। तो अब क्या आ गया है, 103 हो गया है। ध्यान रखिए, जरूर ये क्वेश्चन वाला पूछा सकता है, स्टेट पीसीए में तो जरूर पूछाएगा। और लगातार जो ट्रेंड है वो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो लगातार एमएमआर का जो है ट्रेंड मतलब गिर रहा है, तो ये अच्छी बात है। हर लाख जो लाइव बर्थ होती हैं उसमें से अब भारत में 103 जो है माएँ जो उनकी जो है डेथ हो जाती है। खैर, जो डेटा है वो बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि भारत बहुत ही करीब आ गया है अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि जो है क्या क्या हम नीति मतलब आगे रहेंगी। जैसे इसमें बोला गया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हेल्थ के ऊपर जो खर्चा होगा जीडीपी के अनुपात में वो होगा 2.5% का। ठीक, तो उसी तरीके से उसमें एक टारगेट भी रखा गया था कि एमएमआर क्या होना चाहिए 2020 तक, 100 पर लाख जो है लाइव बर्थ होना चाहिए, और जिसको कि करीब आ गए हम काफ़ी। ठीक, और 2030 में जो है 70 पर लाख लाइव बर्थ पे जो है होना चाहिए। एसडीजी गोल है हमारा, इसको भी हम लोग जो है आसानी से पार कर लेंगे, ऐसा अब अभी लग रहा है। कुछ तो स्टेट ने कर भी लिया है ये एसडीजी गोल जो है 70 वाला, 70 वाला। जैसे कि केरला खाली 30 हो गया, फिर महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58। ये ऐसे याद कर लेना, हो सकता है ये पूरी ऐसे सीक्वेंस पूछ ले। और अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका अलग से आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक, ओवरऑल भारत की क्या है 103। ठीक, आंध्र प्रदेश में 58 है, झारखंड 61, झारखंड ने काफ़ी अच्छा किया है, गुजरात में 70 है। ठीक, तो इसको जो है आप लोग याद कर सकते हैं। और देर आर नाउ 9 स्टेट्स जिन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब कि 100 से नीचे, अब देखो 7 तो ये हो गया, 2 और कौन से, कर्नाटका और हरियाणा। ठीक, जहाँ पर 100 से नीचे है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो है जो एम था वो भी पूरा कर लिया। इसके अलावा उसके बाद क्या है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार में 130 है, याद रखना। ठीक, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 167 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है पॉइंट का। ठीक है, 30 पॉइंट का। तो ये चीज़ पूछ सकता है कि भैया सबसे ज़्यादा पॉइंट का डिक्लाइन किस स्टेट में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक, और जो है वैसे क्या है 167 अभी एमएमआर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में गिरा है 19 पॉइंट्स, ओवरऑल बिहार का क्या है अभी 130। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे अच्छा कहाँ पे है, केरला में है, और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना ऐसे याद कर सकते हो, KMT। ठीक, यूपी KMT हो गया, केरला का 30 है, और यूपी का हो गया 167, बिहार का हो गया 130, यूपी में 30 का पॉइंट का गिरावट हुई है, और बिहार में 19 पॉइंट का। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक, इसकी फोटो दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये व्यक्ति है, ये इसने यहाँ पे ले रखा है, ये स्टिंगर मिसाइल है, और देखिए इससे ये जा रहा है मिसाइल, और जाके ये एयर डिफेंस सिस्टम भी है, यानी कि जो नीचे उड़ रहे हैं विमान उनको मारने के लिए बढ़िया है। इसी तरीके से एंटी टैंक मिसाइल भी होता है, वो टैंक को पीटने के लिए, सीधी सी बात है। ठीक, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब, यूएसए। किसको कर रहा है इस समय, यूक्रेन में कर रहा है। $200 मिलियन के जो है आर्म्स पैकेज भी दे रहा है। स्टिंगर मिसाइल है, ये वही मिसाइल है जब अफगानिस्तान में जो है यूएसएसआर, जब पहले सोवियत संघ था, वो 1979 के टाइम पे जब अफगानिस्तान में घुसा था, तब यूएसए ने ही मदद की थी अफगानिस्तान के लोगों को ये मिसाइलें देकर, रशिया मतलब यूएसएसआर को रोकने के लिए। और ये भी कहा जाता है वहीं सब जो असला बारूद यूएसए ने दिया था, वहीं सब ने जो है मजबूत किया था अलकायदा को बाद में उठने में। ठीक, और फिर जो है मतलब होता ना, दानव को खाना खिलाओ तो क्या करेगा, तो दिन बाद आप ही खा लेगा। तो उसने फिर बाद में ये ओसामा ने देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सब आतंकी हमले उन्हीं के ऊपर कर दिए थे। खैर, तो एयर डिफेंस सिस्टम भी होता है, सरफेस टू एयर मार करता है, वैसे ही एयर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी है। ये मैनपैड बोलते हैं, और ये मैनपैड जो होता है भाई साहब, ये एयर डिफेंस वाला है। ठीक, ये है, आराम से शोल्डर पे रख के इसको चलाओ, कोई टेंशन नहीं है।
10-20 किलोग्राम का होता है। 1.8 मीटर जो है लंबा, इसकी मतलब ये लेंथ है आपकी, और बहुत आराम से चला सकते हैं। यूएस मेड स्टिंगर मिसाइल है। इसी तरीके से रशिया ही बनाता है। रशिया जो है उसका क्या नाम है मैनपैड का? इग्ला नाम है, इग्ला। ठीक, रशिया वाले का नाम है इग्ला, स्वीडन वाले का नाम है RBS-70 और चाइना वाले का नाम है FN-6। ठीक, ये याद रहेंगे ना। अब स्टिंगर मिसाइल रशिया के हैं, ओ सॉरी USA के हैं। रशिया वाले के इग्ला नाम है, स्वीडन वाले का RBS-70 और चाइना वाले का FN-6। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित संस्कृताइजेशन। बहुत बहुत आपने इंडियन सोसाइटी वाली अगर बुक पढ़ी है 11th-12th वाली, तो ये वर्ड वहाँ पे समझाया भी गया है। देखिए, एक MN श्रीनिवास जी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। कुर्ग एक जगह है कर्नाटका में। ठीक, तो वो 1952 में लिखी थी। तो वहाँ पे इन्होंने शब्द एक यूज़ किया था आपका, पहली बार इन्होंने किया था संस्कृताइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ण सिस्टम है, ठीक, जाति जाति जो एक वो चलती है सिस्टम, उसमें जो नीचे वर्ग में आते हैं, ठीक है, जो जातियां नीचे आती हैं, वो कुछ ऐसा काम करें, जो ऐसे रिचुअल करें, ऐसे सोशल कल्चर बिलीफ वैल्यू सिस्टम करें जो ऊपर, इन वालों से ऊपर जो जाति सिस्टम में हैं अभी, उनके जैसा कुछ करने की कोशिश करें, तो इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, संस्कृताइजेशन। और ये दिखाता है कि भाई साहब हम लोग जो है ये नीचे वाले, ये सोशल जो ये वर्णा सिस्टम है या फिर कास्ट सिस्टम है, इसमें ऊपर उठ रहे हैं, इनकी मोबिलिटी ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक, तो ये संस्कृताइजेशन का मूलभूत मीनिंग है, जो कि अलग से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ जो है संस्कृताइजेशन का अर्थ है पूरी तरीके से। ठीक, तो ये यहाँ पर ये बताया कि अच्छा, ये एक चीज़ है। एक होता है एंटी कास्ट सिस्टम, एंटी कास्ट मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं। वो कास्ट सिस्टम जो वर्ण सिस्टम चल रहा है उसके पूरे खिलाफ होते हैं। ये खिलाफ नहीं है, आप समझ रहे हो ना। ये कह रहा है कि नीचे वाला जो है ये ऊपर वाले जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो वैसे बिलीफ वैसे रिचुअल कर रहा है, तो इसकी मोबिलिटी हो रही, तो ये इस सिस्टम को मान रहा है, जाति सिस्टमवाद को। लेकिन ये भी कह रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है नीचे वाली जातियों का, ये चीज़ बस कह रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। संस्कृताइजेशन ये भी कहते हैं कि भाई साहब ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ, मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं जो उस तरीके से करते हैं, या फिर जो उच्च जाति के लोग हैं जो जैसे जो करते हैं, वैसे ही वे ऑफ लाइफ नीचे जातियों में भी कर रही है। लेकिन पहले ये था, इनिशियली ब्राह्मण वाली बात थी। बाद में क्या हुआ कि किसी क्षेत्र में मान लीजिए कोई रह रहा है, वहाँ पे कोई एक जो है ज़्यादा डोमिनेंट कास्ट है, ठीक, तो नीचे वाली कास्ट जो है उस डोमिनेंट कास्ट की तरह भी अगर ये सारे बिलीफ या फिर रिचुअल ये सब करने लगे, तब उसको भी हम जोड़ लेते हैं संस्कृताइजेशन में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है बताई है। MN श्रीनिवास, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन्होंने एक जो है एक ए नोट ऑन संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन करके था 1950 से, उसमें भी दिया था। ठीक, एंटी कास्ट वाले इनसे अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोनों ही टाइप के इंडियन सोसाइटी में मूवमेंट आंदोलन होते चले आए हैं, जैसे संस्कृताइजेशन हो चाहे एंटी कास्ट स्ट्रगल हो, दोनों का मीनिंग आप लोगों को मैंने बताया। ठीक, ये है MN श्रीनिवास जी, इनकी एक बुक ये भी, द रिमेंबर्ड विलेज हो गया। और एक बुक कौन सी ऊपर बताई थी, रिलीजियन सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्कृताइजेशन का मतलब पता होना जरूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। उद्यमता को बढ़ाने के लिए जो है ग्लोबल लेवल का एक है निगरानी रखना, मॉनिटर करना। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्या चीज़ें चल रही हैं किसी कंट्री में, इसके बारे में बताया जाता है। और ये सर्वे करता है भाई साहब कि उद्यमता क्या चल रहा है। ठीक, उद्यमता के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम जो बनाया गया वो कैसे काम कर रहा है, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। और इसको जो है कौन जो है लीड करता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद में है, वो इसको करता है। ठीक, ये चीज़ें सर्वे करके बताता है। इसमें देखो एक चीज़ ये बताई गई है, इंडिया रिपोर्ट आई, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर इंडिया रिपोर्ट 21-22 की। उसमें उन्होंने कहा है कि 2021 में जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो एक्टिविटी थी वो 2020 से बढ़िया रही है, इंक्रीज हुई है 14.4%। ठीक, और इसके अलावा जो है इन्होंने एस्टेब्लिश्ड, अच्छा ये जो 14.4% है ये नए और रनिंग जो नए बिजनेस है उनके बारे में बताया था। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है ना, इस्टेब्लिश्ड बिजनेस रेट जो है 18 से 64 वर्ष के लोग के बीच जो लोग मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भाई साहब भारत में बढ़ा है।
ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज से संबंधित है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेप्थ। ठीक है ना, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेप्थ। आपको मालूम होगा कि ये जब 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा भारत में, तो उस समय जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज एक दिया गया, तो उसमें एक डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड बनाया गया। ठीक, जिसमें कि जो सबऑर्डिनेट डेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं एमएसएमई के पास, मतलब कोई ऐसी जो है आपकी सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइज है, उद्योग है जो कि स्ट्रेस्ड है, मतलब उसने कुछ लोन लिया था बैंक से और वो लोन जो है अब स्ट्रेस्ड हो गया क्योंकि भाई साहब कमाई हो नहीं रही है। ठीक, और एनपीए भी हो गए हैं। तो उन लोगों को जो है उस समय जब वो लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अब कोरोना आ गया तो उसकी वजह से और क्या करेंगे, तो इस डिस्ट्रेस में उन लोगों को कुछ पैसा मिल सके। ठीक, और गारंटी मतलब ये था कि क्रेडिट लोन की गारंटी देने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था सबऑर्डिनेट डेट एक्सटेंड, ये स्कीम, ठीक, CGSSD, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट। ठीक, अब इसको 2023 तक बढ़ा दिया गया, 31 मार्च 2023 तक। ये बस ध्यान रखिए, एमएसएमई वालों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ये दिया गया था और जून 2020 में लॉन्च किया गया था ये। और लेकिन इसका फंड जो बनाया गया था, भाई कुछ फंड होगा, पैसा आएगा तभी तो दे पाएंगे, तो वो जो है 13 मई को जो है 2020 में बनाया गया था, लेकिन स्कीम जून 2020 में लॉन्च हुई थी। ठीक, और ऐसे एमएसएमई जिसमें जो उनके लोन है वो SMA 2 कैटेगरी में आ गए या फिर एनपीए हो गए हैं, लेकिन वो लोग रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो है लायक हैं, पात्र हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ मैं, रीस्ट्रक्चरिंग क्या मतलब होता है, मतलब यह है कि जैसे जो लोन है, ठीक है, बैंक का या फिर एमएसएमई का कुछ ऐसा लोन है जिसको जो है बैंक को उसे देना है। ठीक, अब बैंक को वो नहीं दे पा रहा है तो उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर देंगे। ठीक, कि मान लो टाइम उसकी लिमिट बढ़ा दें कि एक काम करो, अच्छा 100 रुपये तुम्हें देना है, तो ठीक, तो तुम एक काम करो उसको 10 साल में दे दो। ठीक, तो 10 साल में दे दो, शुरुआत में तुम भले ही अभी 2 रुपये दे दो, फिर जो है 2 साल में, फिर जो है अगले 5 साल में कुछ रुपए दे दो। तो ये क्या हुआ, एक तरीके रीस्ट्रक्चर कर दिया। फिर जो पहले स्ट्रक्चर था पैसे लोन वापस करने का, उसमें कुछ जो है रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है। ठीक, टाइम के उसमें हो सकता है, या फिर जो है इसको ये भी हो सकता है कि कुछ तुम लोन दे दो, कुछ तुम्हारे जो एसेट्स हैं उनको हम बेच के निकालें। तो मतलब ये रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो अलाउड है एमएसएमई, उन्हीं को इसमें पैसा मिलता है। मतलब उसमें कुछ तो है कि भाई साहब वो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी उठ के चला आया कि भाई साहब हमको लोन दे दो, उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें अब 31 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, यूपीपीएससी मिशन प्रयागराज कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा यूपीएससी के भी हमारे अलग अलग पेड ग्रुप चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी जानकारी, कोई भी डाउट हो सब बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं फिर से सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।